हाय एवरीवन, वेलकम टू eGate.ai। लीनियर अलजेब्रा का हमारा ये फिफ्थ लेक्चर है और आज हम मैट्रिसेस शुरू करेंगे। पिछले लेक्चर्स में आप डिटर्मिनेंट कर चुके हैं और अब हम उसके आगे की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक गेट में आया हुआ क्वेश्चन है जो आपके लिए चैलेंज है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर हम इस क्लास के अंत में देंगे, ठीक है। उससे पहले हम पिछली क्लास में जो हमने आपको गेट के लेवल का एक क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट दिया गया है इसकी वैल्यू -12 है और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता करने को बोला गया। दोनों तरीके अवेलेबल हैं। अगर आप इसमें कुछ पैटर्न ढूंढ लेते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड विल बी, इन केस यू आर नॉट गेटिंग एनी क्लू, टू सॉल्व इट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, आप इसको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए एक्सपेंशन के थ्रू। अगर आप ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट रो है इसमें 130 है, सेकंड में 260 है, सो 2 से मल्टीप्लाई इसमें दिख रहा है, ठीक। दूसरा वाला जो रो है उसमें 264 है और यहाँ पर 4128 है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई दिख रहा है। तीसरे वाले रो में -102 है और यहाँ पर -204 है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई है। सो इन ऑल थ्री रोज द वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाय 2। इन दैट सिनेरियो अगर इसकी वैल्यू -12 है तो इन सारे में 2 का मल्टीप्लाई होने के बाद अगर आप देखें सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटली 2 × 2 × 2 एंड देन -12। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो यही आने वाला है, 2 × 2 × 2 द ओरिजिनल वैल्यू डिटर्मिनेंट की। सो यहाँ पर 2, 4 एंड 8, सो इट्स आंसर विल बी -96। होप कि आपने इजिली सॉल्व कर लिया होगा इसको। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो मैट्रिक्स को हम पिछली क्लास में ही देख चुके थे डिटर्मिनेंट के चैप्टर्स में कि मैट्रिक्स यूजुअली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। हालांकि क्लासिफिकेशन के और भी मेथड्स हैं जिनको हम बाद में देखेंगे कि और किन बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी के लिए आप स्क्वायर मैट्रिक्स आप पढ़ चुके हैं और इसमें अगर कोई मैट्रिक्स है, सपोज करो ए जो मैट्रिक्स है वो m×n है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जब m इज नॉट इक्वल टू n, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में m इक्वल टू n अगर हो पा रहा है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमिलरली सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही होता है। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर के केस में मॉड जैसी सिचुएशन नहीं आने वाली। मॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मॉड ए मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये यहाँ का केस है, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ये एग्जिस्ट करता है मॉड ए। अगर मॉड ए एग्जिस्ट करता है, या जिसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी बोल सकते हैं, मॉड ए अगर एग्जिस्ट करता है और ये इक्वल टू 0 है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनमें डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं होता है, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस देख लेते हैं जो नॉर्मली क्लासिफाइड हैं, जैसे नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर आप इसकी हेडिंग देना चाहें तो यहाँ लिख दीजिए टाइप्स, ठीक है, अदर टाइप्स, उस क्लासिफिकेशन के अलावा। नल मैट्रिक्स क्या होता है, इसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो आप किसी भी डायमेंशन का नल मैट्रिक्स अगर बनाना हो तो आपको सिंपली सारे एलिमेंट्स जीरो कर देंगे तो वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये अभी क्या है, 3×3 का मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पर एक और रो आप जोड़ देते हैं तो ये 3 रो और 4 कॉलम का 3×4 का मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं उनको आप नल या जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोगों को जानना चाहिए, जैसे कहीं पर इक्वेशन में लिखा हुआ है a³ + 3a, जहाँ पर कि a मैट्रिक्स है, +4i = 0। तो यहाँ पर नॉर्मली आप लोगों को लगता है कि ये जीरो लिखा हुआ है, नहीं ये जीरो नहीं है, बिकॉज ये सारे के सारे मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेंगे, मतलब समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तीनों में आएगा, ठीक है। और इन तीनों को आप अगर ऐड करेंगे तो अगेन ये जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा आएगा। तो इसको जीरो कहने का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि ये तो मैट्रिक्स है ना। अगर ये मैट्रिक्स है तो इसको हम क्या करेंगे कि इस जीरो को नहीं बल्कि इसको ओ से डिनोट करते हैं, और ओ जो होता है वो इसी के डायमेंशन के बराबर होता है। ये 5×5 का अगर मैट्रिक्स था तो ये जो ओ है ये खुद 5×5 का होगा, और 5×5 होने का मतलब है कि यहाँ पर 0 0 की 5 लाइन्स होंगी, ठीक। और ऐसे से करके यहाँ पर भी 5,
2 3 4 5। सो ये होने वाला है, ठीक है। तो कभी भी आप जब किसी नल मैट्रिक्स, मतलब अगर जीरो आ रहा है तो वो जीरो नहीं होता, बल्कि वहां पर एक नल मैट्रिक्स होता है सिमिलर डायमेंशन का। ये बात आपको आगे ध्यान में रखनी है, ठीक है। कभी भी मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो नहीं होने वाला, ठीक है। तो आइए आ जाते हैं, अब देख लेते हैं। एक दूसरा होता है डायगोनल मैट्रिक्स। आप ये देख चुके हैं, बट स्टिल आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारे एलिमेंट, सबसे पहली बात तो ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब अगर इसका ऑर्डर m है तो m क्रॉस m का मैट्रिक्स यहाँ बनेगा, ठीक। और इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनकी वैल्यू नॉन जीरो होती है। एटलीस्ट वन नॉन जीरो यहाँ पर रहेगा, मतलब हो सकता है कि कुछ वैल्यू जीरो हो जाए, बट एक वैल्यू कम से कम नॉन जीरो यहाँ पर रहेगी। बाकी की सारे वैल्यू जो यहाँ पर जितने भी आप देखेंगे ये सारे जीरो होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में हम बोल देते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल। ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं है, मिनिमम एक नॉन जीरो है। एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो, ये जीरो होगा। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। आई इज नॉट इक्वल टू जे डायगोनल पर होता है। तो डायगोनल में नॉन जीरो वैल्यूज हो सकती हैं, जबकि बाकी सारी वैल्यूज जीरो आ जाएंगी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। इसी से मिलता जुलता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को पहले आप ज्योमेट्रिकल वे में देख लें। अपर ट्रायंगुलर मींस ये रहा आपका प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। अब इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जितने एलिमेंट हैं इंक्लूडिंग प्रिंसिपल डायगोनल, सारे एक साथ जीरो नहीं होंगे। मतलब कुछ इसमें से जीरो हो सकते हैं, बट सारे जीरो नहीं होंगे। जबकि इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट होंगे ये सारे के सारे जीरो होने वाले हैं, ठीक। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स अगर आपको मिलता है तो उसको अपर ट्रायंगुलर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। तो अगर इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो ये रहा इसका प्रिंसिपल डायगोनल, एंड इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग प्रिंसिपल डायगोनल नॉन जीरो है, ठीक है। और नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है, तो इसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इनका आप देख ही चुके हैं कि अगर इसका मॉड निकाला जाए, सपोज करो इसका मॉड अगर निकालना हो तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। सो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 80, ठीक है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और लोअर ट्रायंगुलर देखते हैं। लोअर ट्रायंगुलर आपको बताने की जरूरत है क्या, बट स्टिल जस्ट आपके समझ के लिए हम इसको कर लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल आप देखिए, ठीक है। इसके ऊपर के जितने एलिमेंट होंगे वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ। और प्रिंसिपल डायगोनल और उसके नीचे के जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे नॉन जीरो होंगे। एटलीस्ट वन नॉन जीरो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक। तो इसको बोल देंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक और कॉन्सेप्ट है सब मैट्रिक्स का, जो नॉर्मली रैंक में यूज होता है। तो सब मैट्रिक्स कुछ खास नहीं है इसके डेफिनेशन में। इसमें ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास, मैं एक मैट्रिक्स आपके लिए लिख देता हूँ, 9 7 2 8 6 5 4 2, ठीक है। अगर इसका डायमेंशन आप देखें तो ये हो जाएगा 3x4। इसके सब मैट्रिक्स का मतलब है कि इससे कोई भी मैट्रिक्स अगर हम बनाएं तो वो उसका सब मैट्रिक्स होगा। जैसे सिर्फ इतने एलिमेंट्स को लेकर हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं 2x2 का, 9 7 6 5, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स आप बनाते हैं तो 2x2 का ये इसका सब मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसी से इसका ओरिजिन है। सिमिलरली एक मैट्रिक्स आप और बना सकते हो। सपोज करो आप इस 2x3 का एक मैट्रिक्स बनाते हो, जो हो गया 2 3 4 एंड 7 2 8। तो ये मैट्रिक्स अगर आप देखें तो ये 2x3 का मैट्रिक्स है, राइट। ये भी एक सब मैट्रिक्स है दिस 3x4 का। तो ये सबसेट सुपर सेट वाला कॉन्सेप्ट था कि सबसेट का मतलब है कि उसी में से जो इसका ओरिजिन हो, जो उस ओरिजिनल वाले को भी कवर कर सकता है। मतलब एक सबसेट पूरे के पूरे सेट के बराबर हो सकता है, राइट। यहाँ पर वो केस नहीं है। सब मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि उससे जो छोटे लेवल के जो मैट्रिक्स उस छोटे ऑर्डर के बनाए जा सकते हैं उनको सब मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट में इसी कॉन्सेप्ट को आप देखें तो एक माइनर का कॉन्सेप्ट आता था। तो जो माइनर हुआ करता था वो हमेशा स्क्वायर हुआ करता था, ठीक है, हमेशा स्क्वायर हुआ करता। तो माइनर से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट ये जरूर है, बट इसमें इसका स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। ये सब मैट्रिक्स है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपने देखे। अब हम थोड़ा सा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। लगभग हर जगह इसका यूज दिखता है।
सबसे पहली बात तो ये कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मीन्स सारे एलिमेंट्स इसके जीरो होंगे, केवल डायगोनल में वैल्यूज होंगी 1। ठीक है, चाहे कितने भी ऑर्डर का ले लें, ये जो है n क्रॉस n का मैट्रिक्स हो गया, तो ये टोटल जो नंबर होंगे ये n होंगे। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं और 1 के बराबर होते हैं। यही है बस इसका। अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ए आई जे इक्वल टू 1, जबकि i इज इक्वल टू जे है, मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट है वो हमेशा 1 होंगे। अगर i इज नॉट इक्वल टू जे है तो उस केस में हमेशा इसकी वैल्यू 0 होगी एलिमेंट्स की। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप चाहते हैं तो हमारे जो कॉन्सेप्ट क्लासेस आने वाले हैं उसमें आप देखिएगा आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जैक्ट यूज क्या होता है, इसका ओरिजिन क्या है, ये करता क्या है, ये समझ आपको वहाँ से मिल सकती है कॉन्सेप्ट क्लास से। अभी के लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और 4 मुख्य प्रॉपर्टी हैं इसके। पहला तो ये है कि अगर दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ध्यान रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि सारे डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होते हैं, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर ही होंगे। तो यहाँ पर दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर आई वही मैट्रिक्स फिर से मिलता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप उसका इन्वर्स लेंगे तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। और ये जो नंबर सिस्टम है उसमें जैसे हमारे रियल नंबर लाइन में 1 होता है, वैसे ही मैट्रिक्स वाले सिनेरियो में ये 1 आई होता है। तो जैसे 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है, वैसे ही आई का मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स से अगर आप करते हैं तो वही मैट्रिक्स आने वाला है, चाहे लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन करें चाहे राइट मल्टीप्लिकेशन करें। जैसे फर्स्ट ये वाला राइट मल्टीप्लिकेशन था, ये लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन है और इससे भी वही वैल्यू आने वाली है। तो 3 आपने देख लिए, चौथा है उसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। बड़ा ऑब्वियस सा रीजन है कि डायगोनल मैट्रिक्स या इवन जो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स हम आगे देखने वाले हैं, तो इनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर 1 ही है तो इसका जो डिटर्मिनेंट आने वाला है वो 1 ही होना है, ऑब्वियस सी रीजन है इसका। ठीक, तो आइए हम लोग आ जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो जैसे सपोज करिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें अगर आप किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं सी, तो ये स्केल कर देगा मैट्रिक्स को। स्केल करने का सेंस ये होता है कि सारे ये जो सी है ये सारे एलिमेंट्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट इस कांस्टेंट की जगह अगर हम कोई मैट्रिक्स रखना चाहें, कोई ऐसा मैट्रिक्स जो सेम इफेक्ट क्रिएट करे इस कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन की तरह, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। राइट, और ये स्केलर मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है CIN, मतलब कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप ले लो, ठीक है, 1 1 1, बाकी सारे वैल्यू 0 है। ठीक, इसमें अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप C, तो जो वैल्यू आएगी वो एक स्केलर मैट्रिक्स की इक्विवेलेंट होगी, C एंड 0 0 0 0 एंड 0। ठीक है, ये जो वैल्यू है जिसको आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स को, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का अगर आप सपोज करो मॉड S लेते हैं तो वो क्या आने वाला है, C⁴n। वेरी सिंपल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे C⁴n आएगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू ए स्केलर क्वांटिटी विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय द मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स से रिप्लेस करेंगे उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोल देंगे। इसका भी यूज है, आपको कई जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अगली क्लास में हम थोड़ा सा और देखने की कोशिश करेंगे मैट्रिसेस के बारे में, कुछ और मैट्रिसेस के टाइप्स देखेंगे। आइए आज का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो हमने आपको इस क्लास से पहले दिया था। तो इसका डिटर्मिनेंट पता करना है जबकि ए आपके सामने है। इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बहुत सारे लोग चले जाएंगे, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, देन इसका इन्वर्स निकालेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है ठीक से तो डिटर्मिनेंट ऑफ टू नंबर्स जो होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ टू नंबर लेट से ए और बी, वो हमेशा होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट निकालने की हम बात कर रहे हैं ये वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, एंड सॉरी, mod of A transpose will be written like this,
तो मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज मतलब कुछ ऐसा, और दूसरा हो जाएगा मॉड ऑफ ए इनवर्स, ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक। ए ट्रांसपोज का जो मॉड होता है वो हमेशा ए ट्रांस मॉड के बराबर होता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स से के बराबर होता है, के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट या उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होता है। सिमिलरली अगर ए इनवर्स की हम बात करते हैं तो ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1/mod ए होता है, ठीक। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पर क्या वैल्यू है, tan x है, sin x है, x है, y है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इससे ये हो जाएगा कैंसिल, बचेगा वैल्यू 1। देयरफॉर जो इसका आंसर आने वाला है वो 1 आएगा। तो देखा आपने कि अगर आपको प्रॉपर्टीज पता हो तो आप इजीली किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये तो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में, यहाँ पर एक एग्जांपल देख लिया है और मैट्रिसेस का वो प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं। आपके लिए क्वेश्चन है जो आप जिसका आंसर हम अगले क्लास में देंगे, आप इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।